क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है, ठीक है, 2020 और 21 के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको इस सैम्पल पेपर का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ये इस सैम्पल पेपर सोल्यूशन का पार्ट 1 है। इस सेक्शन पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है, तो पार्ट ए को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन में भी जो प्रॉब्लम दे रखे हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये प्रिंट आउट निकाल लिए हैं, अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट ए पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। साथ ही साथ आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं, वो भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ एक्स वाई 180 है एंड एच सी एफ एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई हमारे पास दो नंबर हैं, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है एक्स वाई का। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखो कैसे करना है, ये प्रॉब्लम 1 था, इसका सोल्यूशन क्या होगा। वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है और सेकेंड नंबर वाई है। देखो पहला x इंटू वाई है ना, पहला नंबर x है, सेकंड नंबर y है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम यही होगा। और देखो यहाँ पर x इंटू वाई हमें क्या दे रखा है 180, और हमें क्या दे रखा है एच सी एफ हमें दे रखा है 3, हमें निकालना है एल सी एम। तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एल सी एम क्या हो जाएगा 3 6। सो एल सी एम मेरा हो जाएगा 60, पहले प्रॉब्लम का आंसर। तो जिस क्वेश्चन में ऑप्शन में भी दे रखा हो ना और में, तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वही करो, दोनों करने नहीं है, जो आपको इजी लगे वो करो। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शनल पे आ जाओ। ये प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। तो आपको लिखना है 4 3, आंसर में बस लिख देना कि कितने के बाद होगा, रीज़न देना नहीं ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 इंटू 5 जब होता है, ठीक है, 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है ना उतनी प्लेस के बाद रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 2 और 5 की पावर 4, सो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। सिंपल। तो 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर होती है ना उतने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होता है। सो आंसर क्या आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस, ये डायरेक्ट लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, सेकेंड नंबर है, यहाँ गिवन करके लिखेंगे। यहाँ ए मेरे पास कितना है 3, बी मेरे पास है माइनस के की, और सी मेरे पास है 6। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस के बी, बी हमारे पास क्या है माइनस के की अपॉन ए 3 है। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक प्रॉपर्टी हमने लगा दी। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। बट क्वेश्चन में देखो तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको के की वैल्यू निकालनी है, पूरा रामायण करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स हमें क्या दे रखा है 3 दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स 3 रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के अपॉन में 3, 3 इंटू 3, इसके अपॉन 1 लोगों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो के 1 जा के 3 इंटू 3 9। सो आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे रखे हैं, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। किस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं होगा? सोल्यूशन किस कंडीशन में नहीं होता है? अगर आपका पैरेलल लाइंस होता है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन में सोल्यूशन नहीं होता है। और पैरेलल्स की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। सो आपको के की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है। सो आपको पता ही है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, प्लस का 3 आकर इधर माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 6x के और -8 इक्वल टू 0। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, और इधर x का कोफिशिएंट a2 होता है, b1 y का कोफिशिएंट 1 एंड b2। ठीक है, यहाँ पर ky था ना, तो k, और c1 हमारा -3 है और c2 हमारा -8 है, कांस्टेंट टर्म। k की वैल्यू पूछा है तो यही इक्वल है। सो ये ले लेंगे 1 3/6 इक्वल्स टू 1/k, यानी कि 3 1 3 3 2 6, k 1 k 2 1 2। ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा k इक्वल टू 2 होगा। ठीक, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। पूरा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट कुछ यूज़ नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500 एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट दिस मच, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू प्रेजेंट दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन बनाना है तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा ऐसे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, वो कितनी मान लेते हैं, y रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 चेयर्स, एक चेयर की कीमत x रुपये है, तो 3 चेयर की कितनी होगी, 3x प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है 1 टेबल यानी कि 1y, कितना देता है, 1500 रुपये। पहला इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 6 चेयर्स, एक चेयर की कीमत x रुपये है तो 6 चेयर की कितनी हो जाएगी, 6x। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल, एंड 1 टेबल यानी कि 1y, कितने की है, 2400 की। बस यही बना के छोड़ देना, यही हमारा आंसर है। इतना पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5 पे आ जाओ। देखो इंटरवल में चॉइस मिला है तो आपकी मर्जी है, दोनों नहीं करने, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, 5th पे आ जाते हैं। कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP इज 0। AP पहले ही बोल रखा है, तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 27, क्योंकि AP पहले ही बोल रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा कितना है, 24, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 27। तो 24 में से 27 घटा होगा तो -3। कौन सा टर्म 0 होगा, तो मान लेते हैं लेट an टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि n फाइंड करना है। वी नो दैट an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 0 दे रखा है, a हमारा a हमारा 27 है, n हमें फाइंड करना और d हमारा -3 है इनटू में। ठीक है, तो ये माइनस का तरह क्या हो जाएगा, प्लस का, 27 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई में करके डिवाइड में हो जाएगा, 3 नम 27, तो n-1 कितना आ जाएगा, 9, माइनस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। जो 10th टर्म होगा वो इस AP का 0 होगा। ठीक है, हो गया। अब ऑप्शनल वाले पे भी आ जाओ, उसको भी करते हैं। कहने इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज टू -4, n इज टू 7, a इज टू 4, देन फाइंड a। ठीक है, हमें a फाइंड करना है। an की बात हो रही है तो an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा 4 दे रखा है, a हमें फाइंड करना है, n हमें 7 दे रखा है और d हमें -4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 में से 1 गया 6,
ठीक है, 6 चौको 24 माइनस का, तो माइनस का 24 इधर क्या हो जाएगा प्लस के 24। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। कोई दिक्कत, 28 हो जाएगी, आराम से हो गया। ठीक है, 6 वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। 6 वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, सिंस इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होता है और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। हियर जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो एक बार लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यही है इक्वेशन। यहाँ से देखो, सिंस ए मेरे पास 9 है, बी मेरे पास 6k है और सी मेरे पास 4 है। बी 6k 4, ए कितना है मेरे पास 9 एंड सी कितना है 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया 36k स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या जाएगा चौक को 16, 16 नम्मा 144 144। ठीक है, सो 36k स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 36, 4 टाइम जाएगा। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका हमें रूट्स फाइंड करना है, सिंपल ही है। हमारे एक्स स्क्वायर तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। सो आपके पास कई सारे रूट्स हैं, है ना। सो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सिंस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 × 10, ऐसे 2 नंबर लेने जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और ऐड करूँ तो 7 आए, तो 5 2 10। बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब तो हमने पहले कर ही रखे हैं। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन है, कॉमन का मतलब जिसका दोनों में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से x बचेगा, x बाहर आ चुका है, यहाँ पर 5 बचेगा। इस जोड़े से क्या नंबर जो दोनों में डिवाइड हो जाएगा 2, 2 बाहर आ गया तो x बचा, 2 5 10। तो देखो अगर ये चीज़ इक्वल है तभी सही है, नहीं तो अगर इक्वल नहीं है तो आपने गलत किया है। अब फैक्टर बनाने हैं तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखो और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो। इफ़ देखो x + 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ज़ीरोज़ निकालना है तो 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + 5 = 0 है, तो प्लस का 5 इधर के क्या होगा माइनस का 5। एक आंसर ये आ गया। फिर क्या लिखोगे, इफ़ x + 2 = 0, प्लस के 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 2। आंसर ये आपके ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखा है, तो जो इजी हो एग्ज़ाम में वही करना है। 7th में क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, देखो नो रियल रूट्स बोला है, सब कर रखे। जब अगर आपने मेरे प्रॉपर वीडियोस देखे हैं, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा MCQs क्वेश्चन करा रखे हैं ना, तो उसमें इस टाइप के सभी चैप्टर के डिस्कस कर रखे हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम। हर एक चैप्टर के कम से कम 50-60 MCQs करा रखे हैं, डिफरेंट टाइप के। तो नो रियल रूट्स कब आता है, रियल रूट्स तभी आता है जब d की वैल्यू <0 होगी, यानी कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 होती है तो रियल रूट्स नहीं मिलता हमें। और d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस के 4ac। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक 30 ax² माइनस के 6x + 1 = 0। सो यहाँ a के प्लेस पे ही 30a है,
बी के प्लेस पे माइनस का 6 और सी के प्लेस पे 1 है। पुट इट हियर, तो बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर 4, ए हमारा है 30A और सी हमारा है ×1 36, ये हो जाएगा 120A। ठीक है, ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें सॉल्व करना है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में अगर मिस्टेक्स होगा तो वो बात की बात है। यहाँ 30 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, 30 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 120 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। सो आई थिंक मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये से हट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए की जो वैल्यू होगी, काटो, 4 9 36, 4 3 12 0, 3 1 कम 3 0, 3 3 9, 3/10 लेस देन ए। ये आ जाएगा आंसर। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक है वो बात की बात अलग है, क्योंकि थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ पी क्यू 28 सेंटीमीटर। अब ये मैंने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये शायद पी है, यहाँ पर ये एल है, ये एम है, ये क्यू है, ये शायद टी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पता नहीं क्या है, एन होगा शायद, ये है। कह रहे हैं इफ़ पी क्यू 28 सेंटीमीटर, पी से लेकर क्यू तक 28 सेंटीमीटर है। सो यू नो दैट कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया जो टेंजेंट होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, यही कर देता हूँ। पी क्यू मेरे को 28 सेंटीमीटर दे रखा है, देयरफॉर जो पी टी है मेरा वो भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा अकॉर्डिंग टू 10.2 थ्योरम। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरामीटर ऑफ पी एल एम। पी एल एम का पैरामीटर निकालना है। इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, पैरामीटर, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यही पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो जो लेंथ बोला है ना उसका डबल कर दो, 28 आएगा इसका आंसर। बट वो तो शॉर्ट ट्रिक की बात है, मैं आपको पूरा करवा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सिंस देखिए, अभी मैंने बोला बाई 10.2 थ्योरम पी क्यू इसका टू क्या है, पी टी है। और पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब है पी एल प्लस एल क्यू, और पी टी का मतलब है पी एम प्लस एम टी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब क्या है, देखो ये जो पी एल है, एल क्यू है ना। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस वो इक्वल होगी। सिंस जो एल क्यू होगा वो एल एन के इक्वल होगा, इसमें भी तो 10 थ्योरम अप्लाई होगा। और जो एम एन होगा वो किसके इक्वल होगा, एम टी के। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी एल, एल क्यू की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, एल एन, और पी एम भी है, और एम टी की जगह पे मैं रख रहा हूँ एम एन। कोई दिक्कत। और अब देखो क्या हो रहा है। अगर मेरे को जो निकालना है, अभी इसका यूज़ करेंगे हम, पैरीमीटर निकालना है ना मेरे को, किसका, ट्रायंगल पी एल एम का। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को क्या निकालना है, पी एल प्लस एल एन प्लस एन एम प्लस एम पी, यही है ना। तो देखो पी एल प्लस एल एन, ये मेरे पास कितना है, 28, और एम एन प्लस पी एम, ये भी मेरे पास कितना है,
28 और 28 56 सेंटीमीटर आंसर। है कि नहीं मज़ेदार? शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूँ और ये पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन है, ऐसे ही करना होगा एग्जाम में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, कह रहे इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ठीक है, तो हमें हर एक टेंजेंट की लेंथ पता करनी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ये मेरा ओरिजिन है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से इन पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने ए बोला, इस पॉइंट का नाम मैंने बी बोला, और ये जो झुके हुए हैं वो 60 डिग्री पे झुका हुआ है और ये रेडियस है। ठीक है, और ये रेडियस कितना बोला है? 3 बोला है। ठीक है, एंड जब इसको आप ज्वाइन करोगे, इसको इसके साथ मिलाओगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम जो टेंजेंट होता है और उस पॉइंट से अगर ओरिजिन को मीट किया जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और ये वाला यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिंस ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर बोलो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू POB। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो CPCT से क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो जो एंगल APO इक्वल हो जाएगा एंगल OPB। देयरफॉर यहाँ पर भी जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा। टोटल 60 है तो यहाँ पर 30 होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों, इधर भी 30 इधर भी 30। अब लेंगे हम ट्रायंगल PAO में, इन ट्रायंगल POA ये वाला एंगल मेरे पास अभी कितना है? 30 है। ये लेंथ पता है और ये निकालना है। देखो, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PA अपॉन OA अपॉन PA। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, tan 30। ये मेरे पास है 3, मेरे को PA फाइंड करना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। PA 1 जा PA, यह आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड 60 डिग्री। अच्छा, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट कह रहे हैं PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट P। इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन फाइंड एंगल OQP। ठीक है, तो हमसे क्या बोला? हमारे पास एक ट्राइंगल है जहाँ पर सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है जिससे हमें इस पर क्या डालते हैं? टेंजेंट। ठीक है, सो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा P है, स्पर्श बिंदु मेरा P है, इससे इसको मीट करते हो तो मेरे को जो एंगल निकालना है OQP निकालना है। OQP ये वाला एंगल कितना होगा वो हमें बताना है। और ये कैसा एंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझते हैं ना, जो इसमें दो लेंथ आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा। ये वाला इक्वल नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम यहाँ पर राइट एंगल बनेगा और राइट एंगल के सामने अगर ये लेंथ सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये 90 हो चुका है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा। सिंस x + x + 90 कितना होगा? 180। तो 2x इधर आके 90 हो जाएगा, सो 2x हो जाएगा यहाँ पर 90, x की वैल्यू हो जाएगी 90/2 यानी कि 45। सो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 45। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहे इन ट्राइंगल ए बी सी D and E are points on the side AB and AC respectively such that DE parallel to BC. If AE 2 cm, AD 3 cm, BD 4.5 cm then find C. यानी कि क्या लगाना है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, थेल्स थ्योरम लगेगा, उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं D और E पॉइंट पर, ठीक है। और हमें बोल रखा है कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, यानी कि 6.1 थ्योरम यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब सारे वैल्यूज़ हमें गिवन है, AD हमें 3 दे रखा है, DB हमें 4.5 दे रखा है, AE हमें 2 दे रखा है और EC हमें फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3EC और 4.5 2 = 9, 3 3 = 9, तो यानी कि जो EC है वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। आंसर, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कह रहे इन फिगर इफ B1 B2 B3 डॉट डॉट एंड A1 A2 A3 डॉट डॉट हैव बीन मार्क्ड इन ए इक्वल डिस्टेंस इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। ये जो C है वो इस रेशियो को किस में डिवाइड करता है, AB को। ये जो AB है ये C पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो C से परपेंडिकुलर डाल दो, 1 2 3 4 5 और इधर कितना है 6 7 8, तो 5:8 का चक्कर हो रहा है। तो लेकिन हमसे बोला है इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB, तो टोटल 8 पार्ट है, 8 लिख लो, और इधर कितना है 5 है, तो 5 दे दो, 8:5 में। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहे हैं साइन A प्लस कॉस B की वैल्यू 1 है और A अगर 30 डिग्री है एंड B इज एक अक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। इस B की वैल्यू फाइंड करने में देखो A हमें 30 गिवन है, यानी कि साइन 30 एक ही जगह पे 30 रख दिया, प्लस कॉस B इक्वल टू 1। ये साइन 30 प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 1 = 2 1 1 = 1, 1/2 आ जाएगा। इधर कॉस में है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको कॉस में सोचना है कि कॉस किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, किसकी होती है, कॉस 60 की। एंगल की कंपैरिजन करेंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा, बी की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमें 60 आराम से मिल गई, हो गया आराम से ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं x इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू ये है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर से बचा cos स्क्वायर थीटा, और आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 2 1 = 2 प्लस 1 यानी कि 3। सो आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक हमारे पास सर्कल है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर का है, यानी कि रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। इफ़ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, एक आर्क लिया है जो एंगल बनाता है 60 डिग्री का, ठीक है, एट सेंटर। व्हेन पाई
22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। इस ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ क्या होगी? फॉर्मूला पता ही है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला? θ/360 इंटू 2πr। चैप्टर नंबर 12 का फॉर्मूला। थीटा मेरे पास 60 दे रखा है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और आर हमारा 21 है। 7 या 21, 6 बार जाएगा, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, तो ओनली क्या बचा? 22। तो इस आर्क की लंबाई कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कैन 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडी आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of this each sphere. समझ पा रहे हो आप? कह रहे हैं आपके पास 12 ऐसे कितने 12 गोल मेटालिक हैं, 12 सॉलिड स्फीयर्स हैं, जिनको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाता है। एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर, जिसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर का है और जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है ना, जिसको पिघलाकर बना रहे हो, तो इसका हमें क्या पता करना है? डायमीटर पता करना है। अगर रेडियस निकाल देता हूँ तो डायमीटर निकल जाएगा। मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। सिंस 12 वॉल्यूम, क्योंकि किसी चीज़ को किसी चीज़ में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो आपस में इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इधर भी पाई है इधर भी पाई, कैंसिल आउट, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या है? 4 चौको 16 आर क्यूब, और यहाँ आर देखो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा? इसका हाफ, और एच मेरा कितना है? 16। 16 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, आर क्यूब 1 है, तो 1 का मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, और कंपेयर करूँगा तो मेरे को आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। पावर की कंपैरिजन करूँगा, आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हमें डायमीटर निकालना है, और डायमीटर क्या होता है? 2r, 2 इंटू 1, आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है हमें। कैन आई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। डबलेट, देखो जब सैंपल स्पेस बनेगा ना, 2 डाइस को जब हम फेंकते हैं, एक डाइस ये है और दूसरा डाइस, जितनी चीज़ें फेंकोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है। डबलेट पूरा मैं सैंपल से बना के दिखाता हूँ। तो पहले मैं 1 फिक्स कर लो और ये सारा लिख दो। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर ऐसे 2,1, 2,2, ऐसे 6 तक जाएगा, ठीक है। फिर 3,1 से 3,3, 3,6 तक जाएगा, फिर 4,1 से 4,6 तक जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 5,1 यहाँ पर आएगा, 5,5, 5,6 तक जाएगा, और 6,1 से 6 तक जाएगा। तो डबलेट क्या है? मतलब जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर सेम हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरे पास? 6। और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? इसमें 6 थे, इसमें 6 थे, 6 इंटू 6 36। आप गिन के भी देख लो, क्योंकि हर एक लाइन में 6 हैं और टोटल 6 बन रहा है, तो 36 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी?
आपको फॉर्मूला पता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है फॉर्मूला। फेवरेबल है 6, टोटल है 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, सो आंसर इज 1/6। ठीक है, आराम से हो गया। सो ऑप्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ऑप्शन पे जो ये प्रॉब्लम दे रखा था, ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में मैंने बहुत समझाया था आपको। देखो, कार्ड्स होते हैं 52 टोटल, जिसमें 2 कैटेगरी होती हैं, 26 काले यानी कि ब्लैक, और 26 होते हैं हमारे पास लाल यानी कि रेड। 26 में भी 2 कैटेगरी होती है, और हर एक कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, स्पैड्स ये सब मैं 2 दिन पहले ये लेक्चर मैंने दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। कह रहे हैं जब निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, क्वीन। क्वीन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो बोल रहा है ब्लैक क्वीन। इसके पास एक क्वीन है ब्लैक, इसके पास एक क्वीन है ब्लैक, तो ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं, 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2, और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना है, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम्स 52 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 1/26। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब इस क्वेश्चन को मैंने प्रिंट कराया है ना, तो प्रिंट में शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हालांकि प्रिंट आया भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे पीछे पीछे ना ग्राफ पेपर है, ठीक है, जो कि पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं। सो अच्छा होगा अगर आप इसको मोबाइल व्यू में देखें। मोबाइल में अगर आपके पास PDF में क्वेश्चन है तभी इसको आप ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारी अगर होगी तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम दे रखा है, जो ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसका नॉट टू स्केल, मतलब इस फिगर से हम कुछ काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेजरेबल नहीं है। हम कोऑर्डिनेट्स को मेज़र नहीं कर सकते इससे, नॉट टू स्केल, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब क्वेश्चन हमसे इससे और इससे पूछ रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा, है ना। यहाँ ओरिजिन होता है, इधर x की वैल्यू प्लस होती है, इधर x की वैल्यू माइनस में होती है, नीचे y की वैल्यू माइनस में होती है, ऊपर y की वैल्यू प्लस में होती है, पता है ये सब। सो देखो, ये मेरा, ये क्या है, ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पर इधर x की वैल्यू प्लस में जाएगी, ये ऊपर y की वैल्यू है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू बोलते ही इस प्रॉब्लम को देखना है हमें, ये टॉप व्यू का प्रॉब्लम है। कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द, ये प्रॉब्लम G और I का हमें मिड पॉइंट बताना है कि कौन सा होगा इनमें से। MCQs है, कौन सा करेक्ट होगा। तो मान लेते हैं मिड पॉइंट जो होता है कोऑर्डिनेट उसके मान ले XY है। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो x1 है 6, x2 है 9/2, y1 है मेरा 17 और y2 है मेरा 16/2। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15/2। सो 15/2 देखो यहाँ आ गया थर्ड वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बस MCQ वाला आंसर टिक करना है, ठीक है, बच गया टाइम आपका। सो ए का थर्ड पार्ट सही होगा, हो गया, ए का थर्ड पार्ट सही हो गया। और क्या है, सॉरी गाइस, आई थिंक प्रिंट वाले ने जब प्रिंट किया तो वो क्वेश्चन उसके पास ही छोड़ गया है। देखो ये सीधा को सीधा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना पार्ट B जब मैं कराऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 और 17 छूट रहे हैं, मतलब
16 तो हो ही चुका है, 17 18 जो छूट रहे हैं वो हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज। एक्चुअली ये जो पैराबोला आएगा, इलिप्स है, हाइपरबोला है ना, इन सब के बारे में आप ज़्यादा डीपली जानोगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम दे रखा है, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज हाईवे ओवर पासिस अंडर पासिस अ हाईवे अंडर पासिस इज पैराबोलिक इन शेप। जैसे यूं होता है ना शेप, यूं ऐसे शेप में पैराबोला बनता है। मैं अगर आपको बताऊं पैराबोला का शेप अगर मैं बना के दिखाऊंगा, यू बनता है, यू बनता है, यू बनता है, यू बनता है, ये सब पैराबोलाज हैं, ठीक है। पैराबोला के बारे में डीपली हम सीखेंगे क्लास 11th में, ठीक है। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है, अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस। पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा एक्सिस होता है, ये मेरा वर्टेक्स है। इसको अगर उल्टा कर दें तो ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा वर्टेक्स है। तो ये सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इस पर हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा 19, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ़ द हाईवे ओवर पासिस इज रिप्रेजेंट बाय दिस देन इट्स जीरोज आर। इसके जीरोस क्या होंगे? व्हाट आर जीरोज? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जीरोस क्या होता है? एक्स की वो दो वैल्यूज़ जो इसको सॉल्व करके ज़ीरो दें, ठीक है। ज़ीरोस के लिए बात कर रहा है तो मैं इस इक्वेशन को ज़ीरो पुट कर देंगे। फॉर ज़ीरोस यू हैव टू पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स की दो वैल्यूज़ को सॉल्व करो। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके मल्टीप्लाई करें तो 8 है और माइनस करें तो 2 है। 4 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x कॉमन तो x माइनस 4, इस जोड़े से 2 कॉमन x माइनस 4। जो दो बार है उसे हम एक ही बार लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए। अब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 देगा, x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 देगा। सो मेरे आंसर क्या होंगे 4 माइनस 2 या फिर माइनस 2 4। इन दोनों में से कोई भी अगर आपको दिखता है यहाँ वो आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर आपका कौन सा दिख रहा है 4 माइनस 2, क्योंकि आंसर ये इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 2 दिख रहे हैं, तो सेकंड आंसर हमारा सही है, ठीक हो गया। अब आते हैं बी वाले में, पढ़िए ढंग से। कह रहे द हाईवे ओवर पासिस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल व्हाट। क्या होगा ऑप्शन में? इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। मतलब हम देखते हैं ना, आप जीरोस कैसे फाइंड करते हो? जितने एक्स एक्सिस में कट मिलते हैं उतने ही तो जीरोस होते हैं, है ना। तो ये एक्स एक्सिस में तो कट मिलता है आपको, जितने कट मिलते हैं वही आपके जीरोस होते हैं। सो कौन सा आएगा? इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। हो गया ये प्रॉब्लम भी। तो सी वाले में क्या बोल रहे हैं उसे भी देखिए। क्या बोल रहे हैं? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो कैसा होता है वो आपको बताना है। वो किस शेप में होता है? पैराबोला के शेप में होता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल। डी में क्या बोल रहे हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पासिस हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ 0 इज 0 इज क्या होगा? आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कहने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास हुज 1 0 इज 6, यानी कि अल्फा आपको 6 दे रखा है
एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है, तो क्या होगा वो इक्वेशन? देखो अल्फ़ा आपको 6 दे रखा है, उनका सम 0 दे रखा है, तो यहाँ देखो रख दो यहाँ पर 6, तो बीटा मेरे पास क्या जाएगा -6। अल्फ़ा भी पता है, बीटा भी पता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा बीटा। तो x² सम तो 0 दे रखा है, ठीक है, प्लस अल्फ़ा मेरे पास 6 है और बीटा मेरे पास -6 है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 छंग 36। तो आंसर क्या होगा? x² माइनस के 36। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा डी में। ई में क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन हैव, कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे यहाँ पर? ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे इस क्वेश्चन में। देखो ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? एक्स के जगह पे आप ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे इसको सिंप्लीफाई करके 0 देगा, वही ज़ीरोज़ होगा। तो ये कभी 0 देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? आप बोलोगे सर क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप x के जगह पे कुछ भी वैल्यूज़ रखो, सपोज़ करो ये वैल्यू कुछ भी रखने पे 0 हो जाती है, प्लस में क्या है 4 है, तो कभी भी 0 नहीं आएगा इसको सॉल्व करके, तो ज़ीरोज़ मिलेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि x की पावर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, नहीं, करके देखना है। ज़ीरोज़ क्या होता है कि x की प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें और इसको सॉल्व कर दें कि मेरे पे 0 मिल जाए, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऐसा कोई नहीं होगा, कोई 0 नहीं होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 केस स्टडी पे प्रॉब्लम है। तो ये देखो एक रेस, एक जैसे उसेन बोल्ट नहीं होता है बंदा, वैसे ये भाग रहा है रेस ट्रैक में, और ये दे रखा है कि 0 से 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट भाग लेते हैं, 20 से 40 सेकंड में 10 स्टूडेंट भाग जाते हैं, 40 से 60 सेकंड में 13 भाग जाते हैं, 60 से 80 सेकंड में 6 भाग जाते हैं, और 80 से 100 सेकंड में 3 भागते हैं। तो इस डाटा पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उनको हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं एस्टिमेट द मीन टेकन बाय स्टूडेंट ऑफ फिनिश टू द रेस, यानी ये जो डाटा दे रखा है हमें, इस डाटा का हमें क्या निकालना है? मीन। और मीन निकालने के लिए सबसे इजी मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ कितना है मेरे पास? यहाँ से देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 8, 10, 13, 6, गलत हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ x आएगा, यहाँ पर एफ एक्स आएगा। तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, 13, 6, 3। x क्या होता है? इनको जोड़ो और हाफ करो, 10, और डिफरेंस कितने कितने का? 20 जोड़ते जाओ, यहाँ 30 आएगा, 50, 70, 90। फिर एफ एक्स 8 दाई 80, 3 कम 3, 15 दियाँ, सॉरी 13 पंजे 65, 7 छंग 42, 9 तियाँ 27। इनको ऐड करो, सिग्मा एफ एक्स 0, 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 2 18, 18 और 7 25 का 5 हासिल लगा 2, 6 4 10, 2 12, 2 14। सिग्मा एफ कितना है देखो, 8 और 10 18, 18 और 13 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40। तो मीन क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। 0 से 0 कैंसिल, 145 को 4 से भाग दो, 4 12, 25 हो गया, 4 छंग 24, 4 दुनिया 8, 36.25। सो ऑप्शन में देखो
कह रहे एस्टिमेट मीन कितना आ रहा है हमारे पास, 36 आ रहा था, तो ये हमारा 36 मीन आ रहा है। तो एस्टिमेट बोला है ना, एस्टिमेट 36 के आसपास कौन सा दिख रहा है, 43 दिख रहा है, तो ऑप्शन आप 43 पे क्लिक कर दोगे, ये आपका सही हो जाएगा, एस्टिमेट आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, मोडाल क्लास का जो अपर लिमिट है वो बताना है, तो वो तो अब यहाँ से ही हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो मोडाल क्लास में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो F1 है ना, तो उसी के ऊपर जाना होता है, क्योंकि ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, सबसे बड़ी वाले के ऊपर मैं जाऊँ। क्या बोला था, अपर लिमिट कितना है 60, तो अपर लिमिट हो जाएगा हमारा 60, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, CF किस में यूज़ होता है भाई साहब, CF यूज़ होता है मीडियन निकालने में, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड द मोडाल क्लास इज़, देखो मोडाल क्लास क्या बोला था, सम ऑफ लोअर लिमिट्स, देखो मोडाल क्लास का लोअर लिमिट कितना आया था, अपर लिमिट 60 था, लोअर लिमिट कितना था 40। अब क्योंकि CF निकालना पड़ेगा ना इसमें, मेन चक्कर तो यहाँ पर आ गया। अब देखो CF निकालोगे, ये आपका F ऑलरेडी निकला पड़ा है, अलग टेबल बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहीं पर CF बनाता हूँ। 8 वैसे 8 और 10 18, 18 और 13 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40। ठीक है, तो n/2 देखते हैं, n/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20 से ज़्यादा देखना होता है CF में, तो 20 से ज़्यादा कितना है 31, इसी के सामने आ जाओ, चलते रहो यहाँ, तो यहाँ पर लोअर लिमिट्स कितना आ रहा है 40, तो इसका भी 40 है मीडियन का, और इसका भी 40 है, 40 + 40, 40 + 40 कितना हो जाएगा आंसर 80। सो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। फिर बोल रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विदिन 1 मिनट्स, 1 मिनट से कम के अंदर कितने स्टूडेंट रेस को पूरा करते हैं, 8 20 सेकंड में कंप्लीट करते हैं, 20 से 40 सेकंड में 10, और 40 से 60 सेकंड के बीच 13, तो इन तीनों को जोड़ दो, 8 10 और 13 यानी कि 31। सो आंसर आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर 2021 का आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना।